सुप्रभात बच्चों। कल हमने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रचित स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन शुरू किया था, जिसमें हमने जीवन परिचय के बारे में जाना था, उनकी रचनाओं के बारे में जाना था। आज हम उनके पाठ परिचय करते हुए स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन करने वाले ऐसे जो समाज के जो विचारों वाले ऐसे व्यक्ति हैं या पुरानी रीति रिवाजों को और ढोते हुए आज की जो आधुनिक युग है इसको बुरा मानते हैं, तो इस प्रकार से उन्होंने खंडन किया है इस अध्याय के अंदर। उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे बच्चों। तो हम देखते हैं पाठ परिचय के अंदर हमने देखा था कि प्रस्तुत निबंध द्विवेदी जी के द्वारा मालूम महिला मोद शीर्षक है, उस निबंध संग्रह से लिया गया है। यह निबंध प्रथम बार सितंबर 1914 को सरस्वती पत्रिका में पढ़े लिखों का पांडित्य शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। 21वीं सदी में शताब्दी में स्त्री शिक्षा, विज्ञान, सरकारी सेवा, इनके बारे में अगर हम बात की जाए बच्चों, तो अध्ययन उन्होंने लिखा था कि व्यापार वाणिज्य सभी क्षेत्रों में पुरुषों से कंधा मिलाकर समाज निर्माण एवं विकास में अपना योगदान दे रही है। क्योंकि बच्चों जो 21वीं सदी की जो औरतें हैं वो पुरुषों के बराबर शिक्षा प्राप्त कर रही है, और वो हर क्षेत्र में 21वीं सदी के अंदर स्त्रियां हैं, वो शिक्षा की बात हो, चाहे विज्ञान की बात हो, सरकारी सेवा, निजी क्षेत्र, व्यापार, वाणिज्य से सभी क्षेत्रों में पुरुषों से कंधा मिलाकर समाज निर्माण और विकास में अपना योगदान दे रही है। लेकिन इस स्थिति में पहुंचने के लिए स्त्री शिक्षा के पक्षधर सुधारकों को पुरुष प्रधान और रूढ़िवाद समाज से कड़ा संघर्ष करना पड़ा। यानी ये द्विवेदी जी की अगर बात की जाए तो सुधार काल का बच्चों यही कि शिक्षा का दौर था और समाज को जागरूक करना जरूरी था, क्योंकि बिना मान लो कह सकते हैं मानव को या मनुष्य को जागरूक जब तक न किया जाए, शिक्षा न दी जाए, तब तक समाज का विकास करना बड़ा कठिन होता है। इसी को नज़रअंदाज में जो समाज सुधारक थे उन्होंने समाज में सुधार लाने के लिए स्त्री पुरुषों को समान रूप से शिक्षा देने का बीड़ा उठाया। और यहाँ जो पुरुष प्रधान जो समाज था उसने स्त्रियों की खिलाफत की। तो स्त्रियों की शिक्षा की क्या जरूरत है? अगर स्त्रियाँ पढ़ लिख लेगी तो समाज का पतन हो जाएगा, वो घर बार छोड़ देगी, गृहस्थी में भी मालूम कह सकते हैं कला विवाद हो जाएगा। यानी इस प्रकार से अनेक उन्होंने ऐसे तर्क दिए। तो इस प्रकार के जो दक्यानुसी जो विचार या सोच रखने वाले व्यक्ति थे उनकी बड़ी खिलाफत की। तो दक्यानुसी के बच्चों से शब्द आया था, मैंने पढ़ा भी था इसके अंदर। यानी प्रस्तुत निबंध स्त्री शिक्षा को समाज और परिवार के विघटन मतलब ऐसे मानने वाले और पतन के लिए जिम्मेदार ठहराने वाली ऐसी दक्यानुसी सोच। तो दक्यानुसी कहते हैं पुराने विचार, जिनके पुराने विचार उनके पुराने जो ख्याल थे लोगों के कि स्त्री है ये तो केवल एक चूल्हे चौके तक ही सीमित रहनी चाहिए, घर बार के अंदर ही सीमित रहना चाहिए, बच्चे संभालने चाहिए, घर का काम काज करना चाहिए। तो यानी इस प्रकार की छोटी जो सोच रखने वाले थे, यानी छोटी सोच रखना या कह सकते हैं ऐसे पुराने ख्यालात या पुरानी परंपराओं रूपी जो रीति रिवाज है उनको लेकर चलने वाले, तो दक्यानुसी सोच कहेंगे उनकी। तो इस प्रकार से उनके एक काटे तर्कों द्वारा सिरे से खारिज करते हुए इस अध्याय की रचना की है। साथ ही इसमें इन दक्यानुसी अप्रासंगिक परंपराओं के अंधानुकरण के बजाय विवेक सम्मत यानी जो सोच यानी बुद्धि का प्रयोग करते हुए, बुद्धि के द्वारा सोचते हुए, विवेकपूर्ण सोचते हुए और तर्कपूर्ण परंपराओं को ग्रहण करने की बात कही है। जो तर्क में सही हो, यानी समाज के लिए क्या सही है क्या गलत है उसके प्रति अच्छे विचार रखने वालों के लिए बात ग्रहण करने के लिए कही है। इसकी भाषा शैली हिंदी के द्विवेदी युगीन गद्य की एक वानगी प्रस्तुत करती है, मतलब एक बड़ी सुंदर रचना प्रकट करती है, एक माला के मोतियों की तरह पिरोए हुए शब्दों के रूप में। तो बच्चों आज हम स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन किस प्रकार से किया है, यहाँ पर ऐसे दक्यानुसी सोच रखने वाले लोगों के प्रति किस प्रकार से उनके जो कुतर्क थे उनका खंडन किया है, तो इसके अंदर हम अध्ययन करेंगे। तो बच्चों आप अपनी बुक में देखिए, साथ में बुक लेते हुए इसको अच्छी तरह से अंडरलाइन करते हुए बच्चों पढ़ेंगे। अगर आपको कहीं भी कोई भी ऐसी पंक्ति या शब्द में प्रॉब्लम आए तो आप निश्चित रूप से पूछेंगे बच्चों। तो बड़े शोक की बात है, यानी बड़े दुख की बात है
कि आजकल भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्रियों को पढ़ाना और उनके गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। यानी ऐसा नहीं हो सकता बच्चों। आप समाज के अंदर रहते हैं, आप परिवार के अंदर रहते हैं, कहीं आपको ऐसा लगता है कि कहीं स्त्री समाज को नुकसान पहुंचा रही है अगर वो पढ़ लिख लेगी तो? यानी कि पढ़ी लिखी स्त्री है वो आज बड़े अच्छे ढंग से घर को संभाल लेती है, वो अपने बच्चों को शिक्षित करती है, यानी प्रथम गुरु मानी जाती है। तो वो पढ़ी लिखी एक स्त्री घर को बड़े अच्छे ढंग से संभालती है, वो एक सभ्य होती है, संस्कारित होती है और अपने परिवार का अच्छा बुरा अच्छी तरह समझती है, भला बुरा वो अच्छी तरह जानती है और समाज में भी अपने परिवार की स्थिति को बहुत बेहतर तरीके से प्रस्तुत करती है। यानी एक प्रकार से पढ़ी लिखी स्त्री हर तरह से एक गृहस्थी को चलाने में भी सक्षम होती है। तो ऐसे लोग भी वैसे नहीं, अशिक्षित लोग ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों साहित्य कॉलेजों में भी शिक्षा पाई है, जो धर्मशास्त्र संस्कृत के ग्रंथ साहित्य से परिचय रखते हैं, जिनका पैसा कुशिक्षितों को सुशिक्षित करना, कुमार्गामियों को यानी कुमार्ग यानी बुरे रास्ते पर चलने वाले, और कुशिक्षित मतलब जिसने बुरी शिक्षा के रूप में पाई हो, यानी शिक्षा का जो मानो ग्रहण करने का तरीका था वो उन्होंने बुराई के रूप में लिया, और जिनका पैसा मानो इस तरह से मानो दूसरों को शिक्षा देना तो वो इस प्रकार से, और मार्गामी कहते हैं अच्छे रास्ते की तरफ ले जाने वाले, और अधार्मिक को मतलब धर्म के रूप में, यानी कि जो अधर्म यानी जो धर्म पर नहीं चलते, ये धर्म को जो पतन के मार्ग पर ले जाने वाले हैं, इस प्रकार के धर्मत्व समझाना, यानी कि वो अधर्म से यानी किसी को भी अपने धर्म से गिराकर उसको अपने धर्म की तरफ लेके जाना। तो यानी एक तरह से जो बच्चों कोई दूसरे धर्म की अगर खिलाफत करता है जो व्यक्ति, वो सही मायने में वो एक तरह धार्मिक व्यक्ति नहीं हो सकता, यानी वो एक जातिवाद भेदभाव इस तरह से पैदा करने वाला व्यक्ति होता है। तो इस तरह को भी समझना चाहिए। तो उनकी दलीलें सुन लीजिए कि किस प्रकार से वो अनेक दलीलें देकर वो अपने को पांडित्य मानते हैं, अपने को बड़े सबसे सर्वगुण मानते हैं। उनकी सोच किस प्रकार की होती है, सबसे पहले पॉइंट के रूप में लें तो पुराने संस्कृत कवियों के नाटकों में कुलीन स्त्रियों के से अपढ़ों की भाषा, अपढ़ कहते हैं अनपढ़ निरक्षर की भाषा में बातें कराई गई है। इससे प्रमाणित होता है कि इस देश में स्त्रियों को पढ़ाने की चाल नहीं थी, यानी कि वो बिल्कुल भी चाल नहीं थी कि स्त्रियाँ पढ़ ली तो पता नहीं समाज में क्या हो जाएगा, वो चूल्हा चौका छोड़कर समाज में आ जाएगी, पुरुषों के बराबर हक मांगने लगेगी, जो पुरुष प्रधान जो एक समाज है उसको पसंद नहीं था। तो इस तरह से मालूम उनकी ऐसी चाल थी। होती तो इतिहास पुराणावादी में उनको पढ़ाने की नियमबद्ध प्रणाली जरूर लिखी मिलती, यानी हर कोई उनका एक पक्षधर जरूर मिलता, लेकिन ऐसा नहीं था। यानी जो पुराने समय के जो रीति रिवाज थे, सदक्यनुचित सोच वाले लोग थे, उनकी सोच यही थी कि स्त्रियां पढ़नी लिखनी नहीं चाहिए, स्त्रियां आगे समाज में आगे नहीं आनी चाहिए। 2 नंबर पॉइंट की बात की जाए तो स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। शकुंतला इतना कम पढ़ी थी कि गंवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक वह लिख सकी थी, जिस पर उसकी इस इतनी कम शिक्षा ने भी अनर्थ कर डाला। शकुंतला ने जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे वह इस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम था। यानी एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बच्चों बड़ा मालूम एक तरह से पढ़े लिखे से भी बेहतर का हो जाता है, यानी कि उसकी सोच होती है वो बिल्कुल सही नहीं होती। यहाँ पर भी यहाँ लेखक ने किया कि शकुंतला कम पढ़ी लिखी थी, एकदम गौर की भाषा में पढ़ी हुई थी, तो उसने एक श्लोक लिखा और किस तरह से उसने शिक्षा ने भी उसका अनर्थ कर दिया। यानी जो कम शिक्षित व्यक्ति होता है वो भी बिल्कुल अनपढ़ से भी हानिकारक हो सकता है। शकुंतला ने भी इस तरह कटु वाक्य लिखकर दुष्यंत को कहे थे, जो एक कम शिक्षित होना बड़ा एक दुष्परिणाम के रूप में साबित हुआ था। 3 नंबर पॉइंट की बात की जाए लेखक द्वारा कि जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वह अपढ़ों की भाषा थी, मतलब अनपढ़ निरक्षर की भाषा थी। उसने जोड़ तोड़ कर वह उन शब्दों की अर्थ को नहीं जानती थी कि इनका अर्थ क्या निकलेगा या इसका परिणाम क्या निकलेगा। यही एक निरक्षर और अनपढ़ व्यक्ति होता है, उसकी जो खासियत होती है। कहते हैं नागरिकों की भाषा की बात तो दूर रही है, पट गवारों की भी भाषा पढ़ना स्त्रियों को बर्बाद करना है। यानी ऐसा मानते थे वो कि जो अगर कम पढ़ी लिखी औरतें हैं या अगर थोड़ा सा पढ़ भी लेगी तो क्या कर देगी, ये तो अनर्थ कर देगी। यानी इस प्रकार की वो दलीलें देने वाले दक्कन जो लोग थे
उनकी सोच थी, यानी ऐसे पुराने ख्यालात वाले, पुराने जो रीति रिवाज परंपराओं के रूप में सोच रखने वाले ऐसे व्यक्तियों की क्या थी, ये सोच थी। ये सारी बातें उन्हीं की बच्चों ये सोच थी कि किस प्रकार से वो इस प्रकार से अपनी दलीलें देते हुए, मान लो दलीलें कहते हैं बच्चों तर्क वितर्क करते हुए, मान लो हर तरह से स्त्री के विरोधी मालूम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आगे हम देखें पेज नंबर 62 के ऊपर देखिए बच्चों, इस तरह दलीलों का सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर उपेक्षा ही है, तथापि हम 2-4 बातें लिख देते हैं। तो यानी इस प्रकार से वो मान लो दलील दे रहे हैं अधिक प्रभावशाली रूप से, यानी कि स्त्री की उपेक्षा के रूप में लिखी है उन्होंने, यानी तर्क वितर्क किया है। फिर भी हम 2-4 बातें लिख देते हैं। तो यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि नाटकों में स्त्रियों का प्राकृतिक बोलना, प्राकृतिक कहते हैं बच्चों यानी प्रकृति स्वरूप में, यानी जिससे अपने स्वाभाविक रूप में कह सकते हैं, अपढ़ होने का प्रमाण नहीं, यानी अनपढ़ होने का भी प्रमाण नहीं है। ऐसी बहुत सारी स्त्रियाँ ऐसी भी हुई है जो अनपढ़ होते हुए भी वो बड़ी सभ्य थी, शालीन थी, बोलने चालने का विचार ढंग, उनका बौद्धिक मालूम था, यानी विवेक था उनके पास, बुद्धि थी उनके पास। अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे संस्कृत न बोल सकती थी। संस्कृत न बोल सकना न अपढ़ होने का सबूत है और न गवार होने का। तो यानी कि अगर कोई संस्कृत नहीं बोल सकता तो उसका अर्थ ये नहीं था, क्योंकि पुराने समय में जो हमारी प्राचीन भाषा है वो संस्कृत है, और संस्कृत न पढ़ न पाना ये नहीं होता कि वो एकदम गवार है, उसको कुछ नहीं आता जाता, या वो एकदम अनपढ़ है कि वो उसको कुछ, वो उसके पास बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, ऐसा भी नहीं। अच्छा, तो उत्तर रामचरित में ऋषियों की वेदांतवादिनी पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थी? तो अब यहाँ पर कह दिया, अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि चलो ठीक है, मान लिया ऐसा नहीं था, तो जो वेदांत, जो वेद रचे गए थे, उन वेद के अंदर जो स्त्रियां थी या उनकी जो पत्नियां थी वो कौन सी भाषा बोलती थी फिर? यानी सीधी काट करते हुए यहाँ पर खंडन करते हुए बोला है लेखक, जो दक्यानुसी सोच यानी जो पुराने ख्यालात रखने वाले सोच है कि उनकी जो स्त्रियां थी वो किस प्रकार की भाषा बोलती थी, फिर अपने विचारों को कैसे प्रकट करती थी वो। उनकी संस्कृत क्या कोई गंवारी संस्कृत थी? भावभूति और कालिदास आदि के नाटक जिस ज़माने के हैं उस ज़माने में शिक्षकों का समस्त समुदाय संस्कृत ही बोलता था। इसका प्रमाण पहले कोई दे ले तब प्राकृतिक बोलने वाली स्त्रियों को अपढ़ बताने का साहस करे, यानी कि कोई भी साहस करे। इससे पहले मैं ये बता दूं कि जो पुरानी स्त्रियां हैं आज भी जो प्रचलित हैं, या वेद युग था, वेदीन युग था, उसके अंदर क्या स्त्रियां नहीं बोलती थी? क्या वो मौन रहती थी? यानी इस तरह से एक खंडन करें। इसका क्या सबूत कि उस ज़माने में बोलचाल की भाषा प्राकृत न थी? सबूत तो प्राकृतिक के चलन के ही मिलते हैं। प्राकृतिक यदि उस समय की प्रचलित भाषा न होती तो बौद्धों और जो जैन है, यानी जो बौद्ध धर्म को मानने वाले, जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो अनेकों हजारों ग्रंथ इस तरह से मान लो रचे हैं, जिसमें मतलब उसमें क्यों लिखे जाते कि उन्होंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि जितने भी पुराने जो लेखक की या बच्चों अच्छे सोच तर्क वितर्क करें, लेखक द्विवेदी जी की सही बात भी तो कह रहे हैं कि अगर उस समय अगर समाज इतना मान लो जागरूक नहीं होता, या वो प्राकृतिक भाषा को नहीं समझते, कहने मतलब संस्कृत भाषा को नहीं समझते, तो फिर वो उस समय की जो स्त्रियां हैं या जो समाज में अनपढ़ लोग थे तो वो उनको कैसे समझते? यानी वो लोग उस भाषा को उस समय में भी जानते थे, तभी तो वो उन्होंने ऐसे जो बड़े बड़े महापुरुष ऐसे महामुनि हुए थे, उन्होंने ऐसी रचनाएं की थी प्राकृतिक भाषा में। उनके भगवान साक्य मुनि और उनके चेले प्राकृत ही में क्यों उपदेश देते? बौद्धों की त्रिपिटी ग्रंथ की रचना प्राकृतिक में किए जाने का एकमात्र कारण यही है कि उस जमाने में प्राकृत ही सर्वसाधारण की भाषा थी। मतलब हर कोई स्त्री पुरुष उस समाज में इस प्राकृत भाषा है, प्रकृति रूपी जो भाषा थी, यानी जो जिस भाषा को यानी पूरा एक समाज बोलता था, समझता था, इस प्रकार के सांकेतिक भाषा वो सभी के लिए थी। ये तो प्राकृतिक बोलना, लिखना और अपढ़ और अशिक्षित होने का चिन्ह नहीं कि अब उस समय जो प्राचीन समय था उसमें स्त्रियां शिक्षित नहीं थी, ऐसा नहीं था। वो बिल्कुल शिक्षित थी, पूरा समाज शिक्षित था, तभी तो वो इस प्रकार के उन ग्रंथों को पढ़ा लिखा था या समझते थे वो उस भाषा को।
तो जिन पंडितों ने, तो यहाँ पंडित मतलब ज्ञानी व्यक्तियों के लिए माना है बच्चों, अभी जिन पंडितों ने गाथा, सप्तदशी, सेतुबंध, महाकाव्य और कुमार पाल चरित आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए हैं, यदि वे एपड और ग्वार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से प्रसिद्ध अखबार का संपादक इस ज़माने में एपड और ग्वार कहा जा सकता है। यानी कि जो इतने इतने बड़े मान जो ग्रंथ रच दिए गए, उनकी भाषा एक जैसी प्राकृतिक भाषा के रूप में है, तो फिर ये इस प्रकार के जो लोग आज जो अखबार के संपादक हैं, इतने प्रसिद्ध से प्रसिद्ध जो न्यूज़पेपर्स हैं, तो क्या ये फिर ये भी सारे गंवार ही है? फिर ये भी नहीं कुछ समझते? अगर ये गंवार नहीं तो वो पहले ज़माने के लोग थे, वो भी कैसे होते? वहाँ पर भी तो स्त्री पुरुष समान रूप से एक जागरूक थी, अपने विवेक बुद्धि बल से अपने हर कार्य में निपुण थी। यानी इस तरह से वो खंडन कर रहे हैं कि स्त्रियों को शिक्षा को पढ़ाना, या उस समाज की बात की जाए कि पढ़ा लिखा नहीं थे, तो फिर ये से वो तो कहाँ से मिलते हैं? इसलिए इस प्रकार से वो तो यहाँ पर तर्क वितर्क करते हुए कहते हैं, क्योंकि वह अपने ज़माने की प्रचलित भाषा में अखबार लिखता है। हिंदी, बांग्ला आदि भाषाएँ आजकल की प्राकृत है। सौसोनी, मागधी, महाराष्ट्री, पाली आदि भाषाएँ उस ज़माने की थी। तो प्राकृत पढ़कर भी उस ज़माने में लोग उसी तरह सभ्य, शिक्षित और पंडित हो सकते थे जिस तरह कि हिंदी, बांग्ला, मराठी आदि भाषाएं पढ़कर इस ज़माने में हम हो सकते हैं। तो यहाँ पर तर्क किया गया है कि जैसे बच्चों आज आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हो, तो आप इंग्लिश भाषा बड़ी आसानी से अच्छी तरह से पढ़ रहे हो, बोल सकते हो, लिख सकते हो। हिंदी में भी आप अच्छी तरह बोल सकते हो, लिख सकते हो, या अपने पंजाबी में भी आपने पढ़ा है, संस्कृत भी आपने पढ़ी है, संस्कृत भाषा के अंदर भी आप अच्छी तरह श्लोक हैं, जैसे रामायण के बहुत सारे ऐसे, या जैसे हनुमान चालीसा है बच्चों, या रामचरितमानस के हैं, रामायण पाठ है, या सुंदरकांड पढ़ते हो आप, या बजरंग बाण पढ़ते हो। इस प्रकार की सारी रचनाएँ हैं, वो भी संस्कृत के अंदर आप अच्छी तरह से समझते भी हैं और पढ़ते भी हैं। तो इस तरह से हर एक भाषा को आप अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो उस ज़माने में भी इस प्रकार की जो भाषाएँ थी, पाली की है, महाराष्ट्री, मागधी, सौरसेनी, तो उस समय के भी लोग बड़े उसके प्रति मालूम चेतनाशील रहे होंगे और उस भाषा को जानते भी थे। तो इस तरह से यहाँ पर खंडन करते हुए पूरी तरह से पुरानी सोच विचार रखने वाले लोगों की यहाँ पर खंडन कर रहे हैं। फिर प्राकृत बोलना एपट होने का सबूत है, यह बात कैसे मानी जा सकती है कि प्राकृत भाषा वाले अनपढ़ थे, वो कुछ नहीं जानते थे, गंवार थे, ऐसा कहना बिल्कुल ही निरर्थक है, यानी कोई अर्थ नहीं रखता। आगे देखिए बच्चों, जिस समय आचार्य ने नाट्यशास्त्र संबंधी नियम बनाए थे, उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत ने थी। यानी ये उस समय के आचार्य नाट्यशास्त्र संबंधी जो नियम बनाए थे आचार्यों ने या उस शिक्षित वर्ग ने, उस समय शायद सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत न रही होगी। चुने हुए लोग ही संस्कृत बोलते या बोल सकते थे, इसी से उन्होंने उनकी भाषा संस्कृत और दूसरे लोगों से उनकी भाषा प्राकृत रखने का नियम कर दिया। यानी इस प्रकार से, यानी जो पढ़े लिखे लोग थे, बेचारे थे, उनके लिए रख दिया कि ये लोग शिक्षित होना संस्कृत में अति आवश्यक है, जिससे कि जो सर्वसाधारण है, यानी जो जनसाधारण लोग हैं, उनके लिए एक प्राकृतिक भाषा का नियम बनाकर उनको समझने में आसानी हो। इस तरह से उन्होंने प्राकृतिक भाषा को रख लिया बच्चों। पुराने ज़माने में स्त्रियों के लिए ऐसी कोई विश्वविद्यालय नहीं था। फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में न मिले तो क्या आश्चर्य। क्या पहले अगर इस तरह से जैसे बावले जो समाज पुरुष प्रधान समाज था, अगर उन्होंने स्त्रियों के लिए ऐसी कोई रचना मान लो या ऐसा कोई उनके लिए प्रावधान नहीं किया, तो क्या वो मतलब एक तरह समझदार नहीं थी? क्या वो औरतें कुछ नहीं कर सकती थी? तो इसमें आश्चर्य करने वाले ऐसी कौन सी बात है कि पहले इस तरह से अगर स्थिर नहीं थी या उनके लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई, तो क्या हम उनको फिर आगे के लिए भी हम उसको आगे लेके नहीं आ सकते? क्या हम उन्हें आज भी उनको आगे अपने उनके अनुसार क्या वो नहीं रख सकते? तो इस तरह से उस पर आश्चर्य की बात करें। उल्लेख उसका कहीं हो रहा हो पर नष्ट हो गया हो, तो अब हो सकता है कि अगर उनके बारे में रचा हो, पुरुष प्रधान समाज ने उनके जो उल्लेख हैं उनको ही नष्ट कर दिया।
तो यहाँ पर लेखक इस प्रकार भी कह रहा है कि जो आज इस तरह से मनुष्य समाज की जो बातें करते हैं या इस प्रकार की जो बातें करते हैं, हो सकता है उन्होंने ही इसका मालूम कर दिया हो, उनको प्रमाण है उनको नष्ट कर दिया हो कि स्त्रियों को आगे शिक्षा ही नहीं मिले या स्त्री आगे समाज में आ ही नहीं पाए, यानी इस प्रकार की भी बात हो सकती है। तो बच्चों इस प्रकार से उनके कह रहे हैं कि पुराने ज़माने में जो विमान उड़ते थे, बताइए उनके बनाने की विदेशी खाने वाला कोई शास्त्र, बड़े बड़े जहाज़ों पर सवार होकर जो लोग द्वीपांतरों, तो द्वीपांतर मतलब द्वीपों के ऊपर यानी जो अलग अलग द्वीप थे उन को जो जाते थे, तो दिखाइए जहाज़ बनाने की नियमित तो प्रणाली थी, ऐसी कोई दर्शक ग्रंथ। तो फिर आज के इस तरह से ये बड़े बड़े जो जहाज, हवाई जहाज, इतने इतने मतलब पाने वाले जो पनडुब्बियाँ हैं, बड़े बड़े बेड़े हैं, जहाज हैं, ये कैसे बन गए? तो पुरानादि में विमानों जहाज़ों द्वारा की गई यात्राओं का हवाला देखकर उनका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं, परंतु अगर पुराने ग्रंथों में अनेक प्रगल्भ यानी इधर उधर की व्यर्थ की बातें करने वाले, जैसे प्रगल्भ कहते हैं इधर उधर की जो व्यर्थ की बातें करते हैं, अनावश्यक बातें करते हैं, ऐसे पंडितों मतलब ऐसे ज्ञानी व्यक्तियों के नाम उल्लेख देखकर भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, ऐपड़ और कुमार बताते हैं। यानी कि इस प्रकार के पंडितों ने जब स्त्रियों का खंडन किया तो मालूम उनको मालूम हर एक बात को काट किया, तो यहाँ पर वो इस प्रकार के पढ़ते हुए जो ये समाज लोग हैं वो कुमार बताते हैं उन्हें। इस तर्क शास्त्रज्ञता और इस यानी इस प्रकार से जो तर्क देने वाले जो शास्त्र हैं हमारे, यानी हमें ज्ञान कराने वाले हैं ऐसे, तो इस प्रकार तो न्यायशीलता की अगर बात की जाए बलिहारी, यानी ऐसी न्यायशीलता के बलिहारी जाऊँ, यानी यहाँ पर व्यंग्य कर रहे हैं लेखक कि अगर इस तरह से अगर कोई तर्क मालूम के आधार पर अगर हमें ज्ञान कराना चाहे और इस प्रकार अगर वो न्याय मानते हैं, न्यायशीलता मानते हैं, स्त्रियों के साथ न्याय मानते हैं, तो मैं बलिहारी जाऊँ यानी वारी जाऊँ उन पर। वेदों को प्राय सभी हिंदू ईश्वरकृत मानते हैं, सो ईश्वर तो वेद ग्रंथों की रचना, उनका दर्शन विश्ववरा आदि स्त्रियों से करावे और हम उन्हें ककहरा पढ़ाना भी पाप समझें। यानी अगर वेद रचनाओं की बात की जाए, अगर सो ईश्वर यानी कि अगर ईश्वर की बात की जाए, वेद मंत्रों की बात की जाए, उनकी रचनाओं की बात की जाए, उनका दर्शन विश्ववरा के रूप में देखा जाए, तो कहते हैं बिना स्त्री के हवन यज्ञ नहीं हो सकता, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, वेदों में लिखा हुआ है ऐसा। और अगर हम उन्हें कहरा पढ़ना अगर मानो बुरा माने तो हम उनको पाप समझते हैं कि अगर हमने कहरा पढ़ा दिया, कहरा कहते हैं बच्चों जो हमारी जो ये जो वर्णमाला होती है शब्दों की व्यंग की, इसके लिए कहा गया है कि अगर हम उनको इस प्रकार से अगर बुरा माने कि अगर ये कहरा पढ़ लिए, अगर वर्णमाला सीख गई तो हमें पाप लगेगा, तो बड़े अचंभे की बात है। शीला और बीजा आदि कौन थी? वे स्त्री थी या नहीं? बड़े बड़े पुरुषों कवियों ने से आदृत हुई है या नहीं, यानी आदर पाया कि नहीं पाया उन्होंने। और सारंगधर पद्धति में अगर उनकी बात की जाए तो कविता नमूने है या नहीं। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अंतर्गत थेरीगाथा में जिन सैकड़ों स्त्रियों की पद्य रचना उद्धृत है, ये क्या पढ़ थी? क्या उन्होंने बिना शिक्षा के ही या बिना ज्ञान की ही या बिना उस भाषा के जाने पहचाने ही उन्होंने ऐसे अनेक पद्य रचनाएँ कर दी थी? यानी इस तरह से ये पुरुष जो प्रधान समाज है या इस तरह तक उनसे सोच, यानी जो पुराने ख्यालात के लोग हैं उनके सामने क्वेश्चन कर रहे हैं या लेखक कि जिस भारत में कुमारिकाओं को चित्र बनाने, नाचने, गाने बजाने, फूल चूनने, हार गूंथने, पैर मलने तक की कला सीखने की जो आज्ञा थी, तो क्या उनको पढ़ने लिखने की आज्ञा नहीं थी? तो ऐसी कौन सी विज्ञ ऐसी मुख से जो निकलेगा जो कोई निकाले भी तो मानेगा कौन? यानी इस तरह से हर एक इस तरह से मालूम के खिलाफ बोलने वालों के प्रति लेखक अपने मतलब हर तरह से उनसे ऐसा क्वेश्चन कर रहा है बच्चों। तो आज हम अपना अध्ययन यहाँ तक करेंगे, कल हम आगे कर्मानुसार अध्ययन करेंगे बच्चों। अगर आपको इसमें कुछ भी नहीं समझ में आए तो आप अंडरलाइन करते हुए इस वर्ड मीनिंग के द्वारा
आप ऐसे कोई भी वर्ड मीनिंग पूछना चाहो तो आप अच्छी तरह से मैसेज के द्वारा कॉल करके पूछ सकते हैं बच्चों। कल हम आगे क्रमानुसार अपना ध्यान रखेंगे। काफ़ी बड़े लेसन है, जल्दी से ये कोशिश करेंगे बच्चों। जय हिंद।